हेलो फ्रेंड्स, लर्न लॉ बियॉन्ड थ्योरी एक मिशन। मैं राहुल शर्मा एडवोकेट आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आपको बताऊंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है चेक बाउंसिंग केस। आज हमारे कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट बना दिए हैं चेक बाउंसिंग के लिए। आज हम चेक बाउंसिंग समझेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। दोस्तों, चेक बाउंसिंग समझने से पहले हमें यह समझना होगा चेक होता क्या है। A check is a type of bill of exchange, which is an unconditional order to pay either on demand or on future date. Unconditional order, जहां पर कंडीशन आ जाएगा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर नहीं होगा। चेक अगर चेक में कॉन्टिजेंसी आ जाए, कॉन्टिजेंसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, तब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर नहीं होगा। आप ये बात ध्यान रखना। पार्टीज कौन कौन इंवॉल्व होती है चेक में? ड्रॉअर, द पर्सन हु साइंस द चेक, जो सिग्नेचर करता है चेक में। एक बात आप ध्यान से रखना, सेक्शन 20 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि व्हाट इज पैरामाउंट इज द सिग्नेचर ऑन चेक, रेस्ट इज नॉट। ध्यान रखना दोस्तों। सेकंड, ड्रॉई, द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। जिस बैंक के लिए चेक ड्रॉन होता है उसे ड्रॉई कहते हैं, और पे किसे कहते हैं? तो द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड। दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सबसे पहले सबसे पैरामाउंट चीज है चेक। चेक का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से अब चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। पहले 6 मंथ की होती थी, अब 3 मंथ्स की होती है। चेक इन 3 महीनों में आप कितनी बार भी बाउंस करा लो। क्लाइंट्स कभी पूछते हैं, सर मैंने एक बार बाउंस करा लिया, फिर कराऊं क्या? अरे, लिमिटेशन कवर करने के लिए यू कैन गेट द चेक बाउंस एज मेनी टाइम एज यू कैन, बट विद इन 3 मंथ्स। जब चेक बाउंस करता है तो एक रिटर्न मेमो आता है। रिटर्न मेमो तक क्लाइंट है, तब तक हम वकील नहीं है। भले क्लाइंट हमसे फोन करके पूछेगा, सर मैंने चेक बाउंस करा लिया, अब क्या करूं? आप बोलो, आप आ जाओ मेरे पास। जब क्लाइंट आपके पास आता है, आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहला क्वेश्चन क्लाइंट से क्या पूछना है कि चेक आपको किस सर्कमस्टांस में अक्यूज ने दिया था। बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट एज पर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक जब भी बाउंस करता है दोस्तों, तो वी हैव टू सी दैट वेदर द चेक वाज इशूड इन डिस्चार्ज और पार्ट डिस्चार्ज ऑफ अ लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट। अज्यूमिंग आपने इस चीज के लिए सेटिस्फैक्शन कर ली, तो आपने लीगल नोटिस बनाना है। लीगल नोटिस के अंडर सेक्शन 138 में कितने दिन में आपको लीगल नोटिस भेजना है? 30 दिन के अंदर। कोई भी लीगल नोटिस जो आप 30 दिन के अंदर भेजेंगे, उसके 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला, assuming it is against individual, then it is 138. If it is against the company or a partnership firm, it is 138. Read with section 141 of the Negotiable Instrument Act. जब आप 30 दिन में लीगल नोटिस भेजेंगे, then there should be a proper demand of the check amount. आपको एक छोटे से फैक्ट लिखना है, चेक की डिटेल लिखनी है, रीजन ऑफ बाउंसिंग ऑफ चेक लिखनी है। एक बात आप याद रखना दोस्तों, बाउंस जिस दिन आपने लीगल नोटिस भेजा, उसके 15 दिन के अंदर अक्यूज अगर आपको पेमेंट दे देता है, तो 138 इज नॉट मेंटेनेबल। अगर द अक्यूज फेल्स टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज, द कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल अ कंप्लेंट अराइजेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप ये बात ध्यान रखना दोस्तों। एक बात और आप बड़ी ध्यान से रखना, अज्यूमिंग सर्कमस्टांस मैं आपको बताता हूं। आपके पास क्लाइंट आया, द चेक हैज टू बाउंस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। टाइम एंड अगेन हमारे कोर्ट ने इनसफिशिएंट फंड की डेफिनेशन को बहुत इंक्रीज कर दिया। Assuming stop payment is also covered under section 138. Account close is also covered under section 138. लेकिन मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं दोस्तों, आज आपके पास एक क्लाइंट आया, मैंने एक बात कही कि आप चेक को कितनी बार प्रेजेंट करो। अगर किसी का अकाउंट क्लोज है, तो क्या आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? कैन द लिमिटेशन विल इंक्रीज? द आंसर इज नो। लिमिटेशन केवल ऑन सर्कमस्टांस में इंक्रीज करता था, बट अकाउंट क्लोज के सर्कमस्टांस में इंक्रीज नहीं कर सकता है दोस्तों। अब आप देखो, अगर अक्यूज 15 दिन के अंदर आपका पैसा नहीं देता है, तो आप उस 15 दिन के बाद विद इन 30 दिन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय मैं 2 बातें यहां पे कह रहा हूं।
within 45 days from the receipt of the legal notice, because you have a proof of delivery, or from the date when the notice was received by the accused, from there 45 days. आप ये बात ध्यान रखना दोस्तों, that is section 138 of the Negotiable Instrument Act. Time till sending of notice are the statutory requirement under the Negotiable Instrument Act. आप इस बात को जरूर ध्यान रखना. Now the complaint under section 138 of the Negotiable Instrument Act can be filed before the court of judicial magistrate first class. Judicial magistrate first class, having jurisdiction over the bank branch where the payee or the holder in due course maintains his or her account. जहां पर पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स का जुरिडिक्शन, उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के 138 का मुकदमा फाइल हो सकता है. नाउ देयर कैन बी टू सर्कमस्टांस. जो क्लाइंट आपके पास है तो वो कंपनी भी हो सकती है, जो क्लाइंट आपके पास है तो वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है. अज्यूमिंग आपके पास जो क्लाइंट आया वो इंडिविजुअल है एंड इसे सर मैं कोर्ट नहीं जा सकता, तो कंप्लेंट तो फाइल होनी है. देन हु विल फाइल द कंप्लेंट? द कंप्लेंट विल बी फाइल्ड आइदर बाय द पर्सन हिमसेल्फ और बाय द अटॉर्नी होल्डर. लेकिन अटॉर्नी होल्डर, कौन सा अटॉर्नी होल्डर फाइल करेगा दोस्तों? हु इज अवेयर ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द ट्रांजैक्शन. ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात उस कंप्लेंट को जरूर आपको बतानी है जब when you have been engaged as a lawyer to file a complaint. Now, if the complainant is a company or a firm or association of a person, then the complaint can be filed either by the attorney holder or through the board of resolution, and that person has to depose on the basis of records. Now, the third question is, कंप्लेनेंट के बारे में तो सर आपने बता दिया, अब वो अक्यूज होगा तो क्या होगा? Therefore, my third provision is section 141 of the Negotiable Instrument Act. 141 Negotiable Instrument Act कहता है कि if the accused is a company, if the accused is a firm, if the accused is an association of individual, every person who at the time when the offense was committed was the person in charge and responsible to the day-to-day affair of the company, and with his consent negligent the check has bounced, or with his connivance the check has bounced, then he shall be deemed to be guilty under section 138 of the Negotiable Instrument Act. यही कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विकेरियस लायबिलिटी. सर, डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मींस पार्टनर इन द फर्म. सेक्शन 141 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी which also includes partnership firm, so therefore here also 138 के explanation में लिखा हुआ director in relation to a firm means partner in the firm. दोस्तों, कभी कभी कोई सी कंपनी में नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं. कौन बनाता है? बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, owned or controlled by the central government, they are excluded under section 141 because they are the nominated director. They were acting under the official capacity, under the consent of the state government or central government, therefore they are not liable. दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केसेस बड़ा अच्छा है. इट हैज टू बी ट्राइड समरली. कौन से प्रोविजन है सीआरपीसी के समरली के थे? सेक्शन 262 टू 265, जो अब बीएनएसएस में 285 टू 288 हो गए. तो बड़ा अच्छा सा प्रोविजन है, बड़ा स्पीडी रेमेडी है, बिकॉज ये एक्ट भी कहता है इट हैज टू बी डिसाइडेड विद इन 6 मंथ, बट हमारे कोर्ट में 6 महीने में डिसाइड हो रहा है. अब कंप्लेंट जब आप फाइल करेंगे तो 2 तरीके से फाइल करेंगे. अगर इफ यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, देन इट विल बी सिंपली सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट. कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट. Assuming you have to file a complaint against an entity also, then you have to make parties that entity and all the person in charge and responsible to the day-to-day affair of that entity, and you have to primarily make averment about the role, as well as there should be a
basic government, that A, B, C, D, E are the person in charge and responsible to the day-to-day affair of the company or an entity, etc., and they have actively participated in the present transaction. This is the basic requirement under law which you have to make in every complaint if you file a complaint against a company or an entity. Now, पहले क्या होता था कि हमने कंप्लेंट फाइल की, कोर्ट लिमिटेशन देके प्राइमा फेसाई ओपिनियन देके विद द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड नोटिस इशू कर देती. With the introduction of BNSS Act, now there is a provision. There is a specific provision called 223 of BNSS Act, where inquiry can be conducted and accused may be granted an opportunity of being heard. कुछ कोर्ट्स आजकल 223 के प्रोविजो में accused को before cognizance में नोटिस कर देती है. Now, if the accused appears and present his case, and the court finds it is necessary to issue cognizance in the present case, by the court, by the application of judicial mind, takes cognizance of the offense. Now, after cognizance is been taken, accused, हम process fee भरते हैं, फिर से accused साहब हमारे कचहरी में आते हैं. When the accused enters his appearance, as the offense under section 138 is a bailable offense, initially the summons are being issued. If after summons the accused fails to appear, then bailable warrant, then non-bailable warrant, then 82 proceedings, and then PO. मान लीजिए इन सर्कमस्टांस के अलावा भी अक्यूज कभी आ जाता है कोर्ट में, फर्स्ट after receiving summon or at any stage where he appears before the court, the notice under section 251 CRPC is being framed, जो आजकल 274 BNSS एक्ट है. 251 CRPC का जो नोटिस है और 274 BNSS का जो नोटिस है, उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वहां बस सिंपल सीटर क्वेश्चन, चेक अमाउंट, चेक डिटेल्स, वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, व्हाट इज योर डिफेंस. एज अ काउंसल फॉर द डिफेंस, you have to first make a defense in a 138 case. Why? Because section 118 of the Negotiable Instrument Act and section 139 of the Negotiable Instrument Act is a statutory presumption in favor of the complainant and against the accused. So when your accused pleads not guilty in a matter under section 138, उसका डिफेंस नॉट बियॉन्ड ऑन रीजनेबल डाउट वाली थ्योरी पे होना चाहिए. इट शुड बी समथिंग विच इज बेस्ड ऑन प्रीपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हिच अ रीजनेबल मैन कैन थिंक कि ऐसा भी हो सकता है. जब नोटिस फ्रेम हो जाता है दोस्तों, तो कंप्लेनेंट एक एप्लीकेशन लगाता है फॉर इंटरिम अमाउंट इफ द अक्यूज फेल्स टू प्लीड गिल्टी. कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन to grant 20% of the amount of the check, and that amount can be recovered under section 421 CRPC or 461 now BNSS. वो अमाउंट कैसे मिलेगा आपको? By the attachment of the property of the accused or before the commissioner, like land revenue को जो कलेक्शन होती है उसके अंदाज से. Now when you file an application under section 143, you have to make pleadings कि ये क्यों मेरा जो केस है बेस्ड ऑन साउंड ग्राउंड्स, एंड व्हेन यू आर काउंसिल ऑफ अक्यूज यू हैव टू शो दैट देयर इज नो लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट और द चेक वाज नॉट इशूड फॉर द डिस्चार्ज और पार्ट डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी. ध्यान से एप्लीकेशन दोनों कंप्लेनेंट और अक्यूज को मतलब ध्यान से बनानी है. और प्लीड गिल्टी जो अक्यूज नहीं करता उसको डिफेंस बहुत ध्यान से लेना है. जब अक्यूज प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो accused has to file an application under section 145(2) of the Negotiable Instrument Act. 145(2) of the Negotiable Instrument Act में accused को यह शो करना है कि that there is no legal liability against the complainant or that he has a substantial plea of defense which can come before the court only after the cross examination. ध्यान रखना दोस्तों. अब अगर कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन 145(2) की अलाउ कर दी, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे. किसका?
कंप्लेनेंट और उसके विटनेस का, और डिसअलाउ कर दिया आपकी एप्लीकेशन, तो क्या होगा? सिंपलिसिटी डिफेंस ऑफ अक्यूज पे केस चला जाएगा। हम चलते हैं कि कंप्लेनेंट की एविडेंस, जनरली कोर्ट 145(2) की एप्लीकेशन अलाउ कर देती है। नाउ व्हेन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 145(2) इज बीइंग अलाउड बाय द कोर्ट, होता क्या है? हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं किसका? कंप्लेनेंट का, उसके विटनेसेस का। हमें 4 बात याद रखनी है क्रॉस एग्जामिनेशन में: टू डिस्ट्रॉय द केस ऑफ द कंप्लेनेंट and to bring evidence to the effect that there is no legally enforceable debt. सेकंड चीज, जनरली हम क्वेश्चन पूछते हैं, चेक में डेट तुमने भरा, ये अकाउंट किसने भरा? These questions are not of material importance. Why? In view of section 20 of the Negotiable Instrument Act, कहता है once you sign a check, you give an authority to the person. वो सब चीज भर सकता है दोस्तों। So these questions are not material. What is material? You have to bring certain defense, certain probable defense before the court. हम एक जनरली करते हैं कि आजकल कंसेप्ट सा चला है, हर चेक को बोल देते हैं कि सिक्योरिटी चेक था। सिक्योरिटी चेक, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि a check is a type of bill of exchange which is an unconditional order to pay either on demand or on future date. दोस्तों, अगर चेक सिक्योरिटी पे है, वो कब है? जब चेक में कोई कंडीशन है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोई इवेंट है, कॉन्टिजेंट है, तब तो वो सिक्योरिटी चेक है। लेकिन एवरी पीडीसी इज नॉट अ सिक्योरिटी चेक। इफ यू हैव एग्रीड फॉर अ पीडी, इफ यू इशूड अ पीडीसी for your future liability, then also 138 is maintainable. So when you do the cross examination, you have to think like this. Now, at the time when the cross examination is being conducted, you have to be very much clear that 118 and 139 of the Negotiable Instrument Act is in favor of complainant. You have to bring evidence. Evidence वो लाइए जो डिफेंस में आप प्रूफ कर सके, और वही एविडेंस लाइए जो या तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन लाके उसको प्रूफ कर दें, या अपने डिफेंस में लाकर उसको प्रूफ कर दे, टू शो दैट देयर एग्जिस्ट नो लीगली इन्फोर्सेबल डेट, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 138 शोज दैट द चेक हैज बीन इशूड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ पार्ट डिस्चार्ज ऑफ द लीगली इन्फोर्सेबल डेट. नाउ आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एविडेंस, next comes statement under section 313 CRPC, now 351 BNSS. क्रॉस एक ऐसे रिकॉर्ड करेगा, किसका? अक्यूज का. जब ऐसे रिकॉर्ड कर लेगा तो ऐसे शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद व्हाट यू हैव टेकन इन 251 CRPC और व्हाट यू हैव ब्रॉट इन योर एविडेंस. जब आपका 313 में जो 351 BNSS में एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, तो 315 CRPC जो था उसके अब नाउ विच इज 353 BNSS, the accused has to give list of witness and to show before the court that he can bring himself as an evidence before the court for the purpose of cross examination. जब ये सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, then the court has to give judgment. आप अच्छा ट्रायल करोगे, इन प्रोविजंस को देख के ट्रायल करोगे, तो आपकी जजमेंट फेवर में आएगा, चाहे वो कंप्लेनेंट साइड के हो, चाहे वो अक्यूज साइड के हो. दोस्तों, नाउ एक बात मैं आपको आज बता दूं, एज पर सेक्शन 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज कंपाउंडेबल. कंपाउंडेबल के लिए भी दामोदर एस प्रभु एक जजमेंट आई जिसमें हमारे एपेक्स कोर्ट ने कहा, इफ ऑन द फर्स्ट और सेकंड हियरिंग यू कम्स बिफोर द कोर्ट एंड से दैट आई वांट टू कंपाउंड दिस ऑफेंस, then the court, and if the complainant agrees for this, then the court will not impose cost. दामोदर प्रभु कहती है कि अगर subsequently if you come before the court and say, सर मैं कंपाउंड करना चाहता हूं, and the complainant also agree, then the court has a discretion to impose 10% of the 10% as cost to the check amount, and that will be paid to the legal authority or any similarly circumstanced authority. Now सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में आप करते हैं तो यही अमाउंट 15% हो जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो यह अमाउंट 20% हो जाता है. दोस्तों, एक बात आप बड़े ध्यान से रखिए, 138 एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें
आपको बड़े दिमाग से स्टैट्यूटरी बर्डन को देख के, सेक्शन 20 को देखकर अपना ट्रायल करना है। मान लीजिए ड्यूरिंग द ट्रायल योर कंप्लेंट इज डिसमिस्ड फॉर द वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल विथ यू? बहुत लोग जल्दी से रिवीजन में भाग जाते हैं, व्हिच इज इनकरेक्ट। Any dismissal of complaint would tantamount to acquittal, and once it tantamounts to acquittal, then leave to appeal is to be filed before the court under section 378(4) CRPC, which is now 419 BNSS Act. ध्यान रखना दोस्तों, if the accused obtains an acquittal order, then the complainant is also required to file a leave to appeal before the Honorable High Court. And when he filed an appeal before the Honorable High Court, there is a limitation. The limitation is 60 days. Now, if an accused gets a conviction order, then he has to file an appeal before the court of session under section 374, which is now 415 BNSS Act. Time when the accused files an appeal, the court can impose a fine which is minimum 20% of the fine or the compensation awarded, because 138 में सजा कितनी है? Twice the check amount as compensation, imprisonment of 2 years or with both. तो याद रखिए, फाइन है, कंपनसेशन है, imprisonment है 2 साल का, तो इसीलिए अपील के समय, because the complainant is sufferer, complainant को 143A में there can be circumstance that he has not received the interim compensation. Now, after obtaining a relief from the court and after obtaining an order favorable, after obtaining a judgment in his favor, therefore the legislature has made a condition that when you file an appeal, you have to pay minimum 20% of the fine or compensation awarded by the trial court. दोस्तों, even during the course of the proceeding, if you are having an unimpeachable document into your hand and that was not considered by trial court or by the court of JMFC, then you have also one provision called 482 CRPC, where you have a power to bring that document before the notice of Honorable High Court to obtain a relief or to get the quashing order in your favor. थैंक यू दोस्तों, ये एक मेरी कोशिश थी आपके सामने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एक साथ लाना है और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है कोर्ट में। हम मिलते रहेंगे इस मिशन में आगे भी। थैंक यू।